फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं भाई लेक्चर नंबर 2 जो हमारा वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि वेरियस काइंड ऑफ डिमांड्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह से हम डिमांड्स को निकालते हैं। जैसे लीटर पर कैपिटा डिमांड हुआ हमारा, मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है, और मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड, ये सब चीज़ों को हमने देखा था। अब जो इन डिमांड्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, मतलब टोटल जो हमें निकालना है कि कंप्लीट पानी कितना यूज़ किया जा रहा है, किन किन कामों में यूज कर रहे हैं हम, उस चीज को हम देखते हैं इस वाले लेक्चर में। तो देखो भाई, जैसे कि अगर मुझे किसी भी सिटी की मुझे डिजाइन करनी है वाटर सप्लाई स्कीम की, तो उस डिजाइनिंग के लिए मैं क्या क्या चीज देखूंगा। सबसे पहले तो उस शहर के अंदर लोग बाग घरेलू काम में कितना पानी यूज करेंगे, ठीक है। और भाई ये थोड़ी केवल जो लोग बाग पानी पी रहे हैं घरेलू काम में यूज कर रहे हैं केवल वही हमारी डिमांड होगी, नहीं, वो हमारी डिमांड नहीं। हमारी डिमांड कौन सी होगी एक्चुअल में, कंप्लीट सिटी जिस जिस काम के अंदर हमारा पानी यूज कर रही है, जैसे कि डोमेस्टिक घरेलू पर्पज के लिए खाने पीने नहाने धोने इन सब चीजों में जो पानी काम में आता है वो तो हो गया हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड। सेकंड हमारी कौन सी आती है, हमारी वो आती है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रीज भी तो होंगी हमारे सिटी के अंदर। इंडस्ट्री जैसे हमारे मान लीजिए कोई पेपर फैक्ट्री है, कोई ऑयल मिल है, इस तरह की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, हर सिटी में होती हैं। तो वो भी अपना पानी यूज कर रही है, चाहे वो वर्कर यूज कर रहा हो वहां पर। क्लियर है क्या नहीं? तो वो वाटर डिमांड भी हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और कौन सी हमारी इंस्टीट्यूशनल या फिर कॉमर्शियल वाटर डिमांड, जैसे कॉमर्शियल हमारे कॉम्प्लेक्सेस हुए या हमारे कोई ऑफिस हुए, इन सब जगह भी तो पानी यूज किया जाएगा भाई। क्लियर है क्या नहीं? तो वो लोग भी पानी यूज करेंगे तो उनकी डिमांड भी हुई, ठीक है। जैसे स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, इन सब जगह भी दुकानें हुई, ये भी तो पानी यूज कर रहे हैं, वो पानी भी हम ऐड करेंगे। तो हमारे डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया। ये तीन तरह के पानी हो गए, ठीक। इन तीनों डिमांड को हम जोड़ेंगे, पूरी सिटी हम देख रहे हैं कितना पानी यूज करेगी। ये तीन तो हो चुके, और कौन सा होगा इसके अलावा? इसके अलावा हमारा कौन सा हुआ, पब्लिक यूज हुआ। पब्लिक यूज कौन सा होता है? और एक हुआ हमारा वाटर लॉस या थेफ्ट डिमांड। पब्लिक यूज डिमांड मतलब भाई जनरली कुछ वैसे कामों में भी तो पानी यूज किया जाता है, जैसे हमारा कोई गार्डन है सिटी के अंदर, ठीक है, या प्याऊ बनी हुई है, वहां पर भी पानी यूज किया जा रहा है। कभी हम टैंकर से किसी सड़क के पास में हम कोई एर्बोरिकल्चर कर रहे हैं, मतलब हम पौधारोपण कर रहे हैं, तो भी वहां पर भी पानी यूज होगा, वो पानी भी काउंट किया जाएगा, वो सारा पब्लिक यूज के अंदर आएगा पानी, ठीक है। और क्या होगा, वाटर लॉसेस भी होंगे, कभी पाइपलाइन में लीकेज हुआ तो पानी वेस्ट होगा, उसको भी काउंट करना होगा हमारा। क्लियर है क्या नहीं? तो वाटर लॉसेस भी हुए। और कौन सा हुआ, अगर सिटी में कभी आग लगती है तो आग लगेगी तो फायर डिमांड होगी कि नहीं होगी, तो फायर डिमांड को भी अपन यूज करेंगे। इन सभी वाटर को हम जोड़ देते हैं, तब जाके हमारी क्या आती है, टोटल वाटर डिमांड या टोटल ड्राफ्ट। तो ये जितनी भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी रहेगी क्या, उस सिटी के डिजाइनिंग के लिए। तो पर पर्सन का डिजाइन अगर हमें करना, उस सिटी का हमें डिजाइन करना है तो हम इस तरह से डिमांड निकालते हैं पर पर्सन के अकॉर्डिंग, फिर हम पूरी सिटी का डिजाइन कर देते हैं। क्लियर है क्या नहीं? तो ये सभी वाटर डिमांड्स को हमें देखना होगा वन बाय वन, की डोमेस्टिक में कितना यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में कितना, तो सभी की क्या लिमिट दी हुई है अपन को, तो कौन कौन सी लिमिट है वो अपन देखते हैं वन बाय वन, ठीक। तो मैं लिखता हूं इसके अंदर, सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, different kind of water demands। सबसे पहले कौन सी है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए हमारा जो कोड है आईएस कोड, आईएस कोड कौन सा, 1172 अपना आप यहां पर लिख भी सकते हैं, अपना आईएस 1172 काम का है। किस चीज़ का? ये वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट और सेकंड यूनिट को देखेंगे। तो ये 1172 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि जो पर कैपिटा की जो डिमांड है, पर कैपिटा वर्ड का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कैपिटा वर्ड का मतलब क्या होता है हमारा, पर पर्सन। तो पर कैपिटा की जो डिमांड होती है वो होती है कितनी, उसकी लिमिट बता दी है कि 135 से 135 क्या, एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा डिमांड से लेकर के 225 एलपीसीडी के बीच में होती है। ये लिमिट दे दी कि मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम अपन को इतना रखना है। क्लियर है क्या नहीं?
ये हमें किसने दिया? आईएस कोड ने हमको बाउंड कर दिया कि जो लिमिट है वो ये है, इस रेंज में होती है। ठीक है, कौन सी? डोमेस्टिक बोल रहा हूं मैं, ओनली डोमेस्टिक वाटर डिमांड। लेकिन अब डोमेस्टिक के अंदर हमारी दो प्रकार की फैमिलीज आती हैं। एक तो हमारी कौन सी फैमिली आती है? लो इनकम ग्रुप, LIG कॉलोनीज। ऐसी कॉलोनी होंगी जहां पर क्या है? लो इनकम ग्रुप। एक होती है पोश कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा VIP लोग रहते हैं। तो दोनों का अंतर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो लिविंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था। हम बात करते हैं अगर किसकी, जो लो LIG कॉलोनीज हैं, मतलब लो इनकम ग्रुप कॉलोनीज हैं, तो जहां पर फ्लशिंग सिस्टम क्या होगा? फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा? नहीं, फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होगा। फ्लशिंग का मतलब क्या होता है? जो हम सिस्टर्न में हम पानी को यूज करते हैं वाटर क्लोसेट में, वो बकेट से डालेंगे। फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होगा वहां पे। तो फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होगा किसमें? LIG कॉलोनी में। वहां पर कितनी लिमिट होती है? मिनिमम 135 LPCD के लिए हम डिजाइन करते हैं कि जो पर कैपिटा है कितना पानी यूज करेगा एक दिन में? एक दिन में उस फैमिली में एक आदमी 135 लीटर पानी यूज करता है। कैसे निकाला जाता है? एक मोटा मोटा आइडिया लेके निकालते हैं। नहाने में 20 लीटर ले लेगा, 5 लीटर पीने में ले लेगा, 5 लीटर खाने के अंदर, और 5 लीटर अपना कपड़े वगैरह धोने में। इस तरह से कंप्लीट हम जोड़ करके निकालते हैं तो 135 लीटर पर कैपिटा डिमांड आती है निकल के। किसके लिए है ये हमारी? ये है हमारी किसके लिए? LIG कॉलोनी के लिए, विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम। विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होगा, या हम कह सकते हैं विद बकेट सिस्टम। ओके। और अगर हम बात करते हैं कौन सी? हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी, HIG कॉलोनी, या विद फुल फ्लशिंग सिस्टम, वहां के लिए कितनी होती है? मिनिमम है भाई ये 200 LPCD। ये जो वैल्यूज है ये मिनिमम है, और ये क्या है? रेंज है कि 135 225 के बीच में होती है। क्लियर है क्या? नहीं? तो इन सबको अपन लिखते हैं, डोमेस्टिक की ही बात हो रही है ये, तो पहले तो हम लिख देते हैं इन दोनों के लिए कि LIG कॉलोनी और इनके लिए कितनी होती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक तो अपन भाई शॉर्ट में ही लिखेंगे, डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर लो इनकम ग्रुप। एक सेकेंड, डोमेस्टिक भाई इसके अंदर देखो, ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड नाम के अंदर, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ इसकी डेफिनेशन कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होती है। ये वो पानी की मात्रा होती है जो घरेलू कार्यों में लिया जाता है। तो लिख देते हैं इसे हम, यह है वो पानी की मात्रा होती है जो घरेलू कार्यों में यूज किया जाता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यूज निम्न प्रकार होती है। भाई मिनिमम वैल्यूज की बात हो रही है फॉर लो इनकम ग्रुप, मतलब LIG कॉलोनी, विदाउट फ्लशिंग सिस्टम। कितनी होती है? 135 LPCD फॉर हाई इनकम ग्रुप कॉलोनी विद फुल फ्लशिंग सिस्टम। तो भाई जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये वैल्यूज मैंने किसकी लिखी है? ये वैल्यूज मैंने लिखी है मिनिमम वैल्यूज, कम से कम इतनी ली जाती है। लेकिन रेंज जो हमको डिसाइड की हुई है उसको मैं नोट में लिख देता हूं। नोट IS कोड के अनुसार डोमेस्टिक वाटर
डिमांड की लिमिट 135 LPCD से 225 LPCD होती है। कितनी होती है भाई? 135 LPCD से 225 LPCD। क्लियर है भाई? तो ये अपनी किसकी बात हो रही है? ये अपने डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक के बाद में हमारी कौन सी आती है? वो आती है हमारी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो ये हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होती है। पेपर इंडस्ट्री के लिए अलग होती है टन के हिसाब से कि भाई इतने टन पेपर पे इतना पानी यूज किया जाता है, अलग अलग इसकी हिसाब किताब रहता है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन में देखते हैं तो कितनी ली जाती है? 50 LPCD ली जाती है। अब देखो भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या है एक्चुअल में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं किस तरह से निकाला जाता है। पेपर इंडस्ट्री में पानी यूज किया गया, मान लो पेपर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो आदमी काम कर रहे हैं, वर्कर, वो कर रहे हैं कितने? 100 आदमी। तो हम ये मान के चलते हैं भाई, अपन ऐसे तो निकाल नहीं सकते ना कि यहां पर तो अलग तरीके से निकाल दें, यहां पर 50 मीटर क्यूब पानी यूज किया जाता है और यहां हम घरेलू के लिए निकाल रहे हैं लीटर पर कैपिटा डेली एक आदमी के अनुसार। जोड़ेंगे कैसे इन सबको भाई? यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। तो हम इंडस्ट्रीज में भी ये मान के चलते हैं कि एक लग तो पानी हमारा उसके पेपर के लिए चाहिए, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, जो 100 आदमी आ रहे हैं ना, यही यूज कर रहे हैं इस पानी को, तो हम उसको भी LPCD के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हमारी सुविधा के लिए, इससे LPCD को जोड़ने में हमें दिक्कत ना आए। तो जनरली कितना मानते हैं? 50 LPCD मानते हैं। और सीधी सी बात है, वो आदमी भी पानी यूज तो करते हैं, वो जाएंगे तो वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो पानी यूज करेंगे, और कुछ तो वहीं पर रहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर ही 24 घंटे, तो वहां पर उनका निवास भी होता है, रेजिडेंस भी होता है, तो वहीं पर रुकते हैं, तो वो तो पानी यूज करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज का ऑन एन एवरेज अगर हम कहें ऑर्डिनरी कंडीशन में, जनरल कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कितनी? 50 LPCD मानी जाती है। याद रखना है भाई 50 LPCD। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये दो तो हो गए अपने। ये तीसरा मैं लिखता हूँ भाई, तो चलो तीसरा लिख लेते हैं। यहाँ पर अभी तो हमें स्पेस है, तो अपन यहाँ तीसरा लिख लेते हैं। थर्ड आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल वाटर डिमांड। अब ये इंस्टीट्यूशनल कॉमर्शियल ये क्या है? ये वो पानी की मात्रा होती है जो हम कॉमर्शियल पर्पस से, व्यावसायिक पर्पस से यूज करते हैं। तो स्कूल भी व्यवसाय है, क्लियर है क्या नहीं? और हमारी कॉलेज भी व्यवसाय है, दुकानें भी व्यवसाय है, ऑफिस भी व्यवसाय है, सारी चीजें क्या है हमारी कॉमर्शियल पर्पस के। तो वहां पर कितना पानी यूज करते हैं? हॉस्पिटल्स भी, होटल्स हुए, हॉस्पिटल हुए, सारे सारे क्या आते हैं? हमारे व्यवसाय की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए अपन कितना यूज करते हैं पानी? उनके लिए हम करते हैं 45 से 450 LPCD के बीच में माना जाता है। किसी के लिए 150 होता है, किसी के लिए 200, किसी के लिए 300, किसी के लिए 340, 450, अलग अलग रेंज रहती है। तो रेंज लिख देता हूं पहले मैं। ऑर्डिनरी मतलब जनरल कंडीशन में इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड 45 से 450 LPCD मानी जाती है। अब इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं एक दो लिख देता हूं। जैसे अगर अपन बात करें ऑफिस की, तो ऑफिस के लिए होती है कितनी? LPCD। काफ़ी बार पूछा गया है पेपर RRB में, SSC में। ऑफिस के लिए कितना पानी यूज़ करते हैं अपन? 45 LPCD, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स में डिपेंड करता है नंबर ऑफ बेड पर। नंबर ऑफ बेड ग्रेड, अगर नंबर ऑफ बेड 100 से कम है, हॉस्पिटल छोटा है,
तब तो ली जाती है 340 LPCD पर बेड। पर बेड के अनुसार है, ठीक है ना। और इसके लिए भाई एक आदमी पर एक आदमी है, सॉरी एक बेड पर एक आदमी है, उसके अनुसार कितना 340 LPCD। कब? जब 100 से कम बेड है। ज़्यादा है 100 से तो 450 लिया जाता है लीटर पर कैपिटा डेली पर बेड। ये अपनी दोनों है। ये अपनी जो ऑफिस वाली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी डिमांड होगी हमारी? ये हमारी हो चुकी है इंस्टीट्यूशनल या फिर कॉमर्शियल वाटर डिमांड। इसके बाद में जो फोर्थ आती है हमारी, वो कौन सी आती है? फायर डिमांड आती है एक तो, ठीक है। और हमारी दो और आती हैं, एक आती है वाटर लॉसेज और एक पब्लिक यूज़। तो पब्लिक यूज़ लिख लेते हैं, वाटर लॉस लिख लेते हैं, फिर हम लिखेंगे फायर डिमांड के बारे में। मैं इसे मिटाता हूँ भाई, इसको उतार लेंगे, मैं इसे मिटाता हूँ, इसको उतार लेंगे। तीन हो गए हमारे ये। चौथा देखते हैं हम। फोर्थ कौन सा है हमारा? फोर्थ है, सॉरी, पब्लिक यूज डिमांड। फोर्थ है हमारा पब्लिक यूज वाटर डिमांड। पब्लिक यूज को हम कैसे निकाला भैया? ये निकालना तो बड़ा कठिन है कि हम किस तरह से निकालें कि जो हमारे स्विमिंग पूल बने हुए वहाँ पर कितना पानी लगेगा, छिड़काव के लिए कितना, प्याऊ में कितना लगेगा। तो कैलकुलेट करना इजी नहीं है। इसको हम मोटा मोटा एक लमसम में कितना मानते हैं कि जितना हमारा टोटल पानी यूज किया जा रहा है उस सिटी के द्वारा, उसका 5% पानी ये होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 5% मान लेते हैं अपन। यह है वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड की 5% ली जाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट, यह है वाटर डिमांड, टोटल वाटर डिमांड की 15%। अब देखो भाई, ये कौन सा है? फिफ्थ नंबर, वाटर डिमांड फॉर लॉस एंड थेफ्ट। लॉस एंड थेफ्ट का मतलब क्या है कि कुछ पानी हमारा क्या है, लॉस हो चुका है। लॉस का मतलब पाइपलाइन लीकेज हो गया, या हो सकता है हमारे कोई किसी ने टैप को खोल के भी छोड़ेंगे भाई, लोग बात खोल के छोड़ेंगे, वो भी तो लॉस ही जा रहा है ना पानी। तो वो भी हम इसको काउंट करके चलते हैं, वो इस कैटेगरी में आएगा। वाटर थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब किसी ने इलीगल कनेक्शन ले लिया। हमको तो भाई पॉपुलेशन इतना पता, कोई बाहर से आए किराएदार, उसने भी अपना वाटर कनेक्शन ले रखा है, तो वो क्या चोरी कर रहे हैं पानी की, ठीक है ना। पानी की जो हमारा हम पोर्टेबल वाटर सप्लाई कर रहे हैं, उस पानी को टैंकरों में भर के कहीं और कृषि के रूप में काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। वो हमारे डिपार्टमेंट का काम थोड़ी है, वो तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। तो वो पानी भी क्या है, चोरी, और उसको भी हमें काउंट करना। वो कितना मानते हैं? टोटल वाटर डिमांड का लगभग 15% मानते हैं। तो ये 10 से 15 होता है, लगभग 15% मान लिया जाता है, 15% ली जाती है। ये लिखा है हमने। लास्ट 6 कौन सा आता है हमारा? वो आता है फायर डिमांड। तो भाई फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग का मतलब जानते हो? आग से हमको, आग पर काबू पाना है, आग से लड़ना है। तो फायर फाइटिंग के लिए कितना पानी लिया जाता है? लगभग अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं इसके, 3-4 रहते हैं। एक तो रहता है हमारा कौन सा? क्विचलिंग फार्मूला, जो काफ़ी फेमस फार्मूला है। एक होता है हमारा बस्टन्स फार्मूला, और एक होता है हमारा कौन सा? नेशनल फ्री बोर्ड फार्मूला। तो अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन सामान्यतः कितना लिया जाता है?
फायर जो डिमांड होती है वो अपन LPCD के 1 LPCD के समथिंग मानते हैं, ठीक है ना। तो 1 LPCD की समथिंग मानी जाती है, इसके बारे में भी अपन लिखते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि फायर डिमांड जो है 1 LPCD क्यों मानी जाती है। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार अपन। यह सामान्यतः एक LPCD ली जाती है। इसे ज्ञात करने के लिए निम्न फॉर्मूले का यूज किया जाता है। देखो भाई, एक LPCD अपन क्यों मानते हैं। अब दिमाग मारोगे एक LPCD से कैसे पानी बुझेगा। 1 लीटर पानी से किसी घर में आग लग गई, 5 आदमी रह रहे हैं, तो कितना लीटर हो गया। एक LPCD है तो फिर कितना होगा उस जगह पे 5 लीटर पानी। 5 लीटर से आग बुझ जाएगी क्या, नहीं बुझेगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई हम तो 1 LPCD डिजाइन करेंगे, आग डेली डेली थोड़ी ना लग रही है, क्लियर है क्या नहीं। और जिस दिन भी अगर आग लगेगी तो जितनी भी पॉपुलेशन उससे हम 1-1 लीटर पानी ले लेते हैं सबसे। मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है तो 1-1 लीटर पानी सबसे ले ले, कितना हो गया 1 लाख लीटर हो गया ना। उससे तो आग बुझ जाएगी, बिल्कुल बुझ जाएगी। इसलिए ये क्या है, 1 LPCD इज सफिशिएंट फॉर फायर फाइटिंग इन एनी सिटी, क्लियर है क्या नहीं। और इसको ज्ञात करने के अपने अलग मेथड भी होते हैं, यानी कि एक मान लिया तो जनरल है, तो आपसे जनरली पूछे कितना लिया आता है 1 LPCD। और अगर अपन से पूछता है कि जो हमारी इसको आप अलग अलग फॉर्मूले से निकालो, क्विचलिंग फार्मूला फेमस है, क्विचलिंग हुआ, फ्रीमैन्स फार्मूला हुआ, हमारा बस्टन्स फार्मूला हुआ, नेशनल बोर्ड फार्मूला हुआ, तो 3-4 फार्मूले हैं, उनसे भी अपन ज्ञात करते हैं। फार्मूले जो हैं केवल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी आपसे ज़्यादा उसके अंदर न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकता, केवल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूले हम चारों लिखेंगे, उनके नोटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इसको हम फार्मूले को लिखते हैं, आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। तो अपन देखते हैं भाई अपने जो भी जितने फॉर्मूले हैं फायर डिमांड निकालेंगे। ये है पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा कौन सा, क्विचलिंग फॉर्मूला। तो इसके कारण जो आप फायर डिमांड निकालोगे डिस्चार्ज, वो क्या रहेगा हमारा, Q बराबर 3182/√P, ठीक, वेयर Q इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज इन लीटर पर मिनट, और P क्या है, पॉपुलेशन इन 1000। तो देखो भाई जो डिस्चार्ज, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यों, आपको अगर उसने दी ना पॉपुलेशन कि 1 लाख आदमी है, आप डिस्चार्ज निकालो तो 3182/√P, P का मतलब क्या है, पॉपुलेशन इन 1000। तो 1 लाख का मतलब यहां पर 1 लाख नहीं लिखना भाई, नहीं, गलत हो जाएगा। 1 लाख को कन्वर्ट करो, कितने हजार है ये, तो इसमें 1000 का भाग दे दो, 1 लाख में 1000 का भाग दो तो क्या आएगा हमारा, ओनली 100। तो आपको यहाँ पर P जो है पॉपुलेशन इन 1000 में है, हजारों में संख्या आपको रखनी है। तो कितने हजार हो गए, 100,000 को ही अपन क्या बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 100, जो भी पॉपुलेशन उसमें 1000 का भाग दे दो ऑटोमेटिकली। अगर 36,000 दे रखा है तो 36 आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे जो वैल्यू आएगी वो हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू किस में आएगी, लीटर पर मिनट में आएगी। सेकंड में पूछ रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होता है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिखवाता हूं भाई। दूसरा कौन सा है हमारा, वो है बस्टन्स फॉर्मूला। फ्रीमैन बाद में करेंगे, बस्टन्स
फॉर्मूला, ये कहते हैं भाई कि जो डिस्चार्ज निकल के आएगा ना वो 5663√P से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अलग अलग फॉर्मूले, दोनों से अलग अलग वैल्यू आएगी, ज़्यादा वैल्यू कम वैल्यू, सेम नोटेशन है। सी है हमारा फ्रीमैन्स फॉर्मूला, Q बराबर 1136 P/10 + 10, और D आता है हमारा नेशनल बोर्ड फॉर्मूला। अब भाई नेशनल बोर्ड फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, वो एक तो होता है हमारा किसके लिए, बहुत ही कंजस्टेड सिटी के लिए जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होता है। तो रेजिडेंशियल के लिए उन्होंने एक लिमिट दी हुई, तो कंजस्टेड वाला फॉर्मूला मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, इतना काम का भी नहीं है हमारे लिए। जो रेजिडेंशियल है उसके लिए आपको लिमिट दी हुई है, क्या दी हुई है वो अपन देखते हैं। रेजिडेंशियल में नेशनल बोर्ड फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एक तरह से IAS कोड का ही फॉर्मूला मान के चलो आप इसे, तो ये कहता है फॉर स्मॉल बिल्डिंग्स, वो उसके लिए लो आप 2200 LPM। फॉर लार्ज बिल्डिंग्स के लिए कितना लोगे, 4500 LPM। मतलब लीटर पर मिनट, एक मिनट में इतना लीटर पानी। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना भाई, मैं आपको बता दूं, कुचलिंग फॉर्मूला है। केवल आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ही पूछ सकता, आप निकाल सकते हैं 3182√P। P की वैल्यू कुछ ऐसी देगा, 1 लाख दे दिया तो 100 का रूट अपन इजीली निकाल सके, कुछ ऐसी ही वैल्यूज आपको मिलेंगी, वो लीटर पर मिनट में अपना आंसर आएगा। तो इस तरह से अपना अलग अलग फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, फायर डिमांड को निकाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज कितना माना जाता है, 1 LPCD। ठीक, मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसको उतार सकते हैं, आप इसको उतारेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये अपना कुचलिंग फॉर्मूला है। ठीक, फायर डिमांड के लिए एक पॉइंट और अपना इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि भाई फायर जो, जब कभी भी हमको आग बुझाने के लिए आवश्यकता हुई पानी की, तो आग बुझाने के लिए क्या, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है ना, वहाँ बीच बीच में क्या बनाया जाता है, इस तरह से बीच बीच में, जैसे ये पाइप है, यहाँ पर एक फायर हाइड्रेंट दे देते हैं। फायर हाइड्रेंट का मतलब एक तरह से नोजल टाइप का होता है, जो पाइप से निकला हुआ होता है। कभी भी आग लगी, उसमें पाइप लगाया, वाल्व खोला, और फिर उस पानी का अपन यूज़ कर सकते हैं, तो वो फायर हाइड्रेंट होता है। तो ये कहते हैं कि भाई फायर हाइड्रेंट जो है ना, उस पर मिनिमम प्रेशर की वैल्यू 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। कब, वो भी 4 से 5 घंटे बाद, मतलब 12 बजे अगर आग लगती है और अगर हमने फायर हाइड्रेंट से पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 5 घंटे बाद उसका प्रेशर रह गया केवल 0.1, नहीं, 5 लगातार हम यूज़ कर रहे हैं, तो 5 बजे भी उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का मिनिमम होनी चाहिए। ये अपनी क्या है, इसके लिए प्रावधान है, किस चीज़ के लिए, फायर हाइड्रेंट के लिए। वो भी मैं लिख देता हूँ, उसको मैं लिखूंगा नोट के रूप में। तो नोट क्या है अपना, मिनिमम, हिंदी में लिख देते हैं, फायर हाइड्रेंट में 4-5 आवर्स बाद मिनिमम प्रेशर की वैल्यू 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2 क्या है, टोटल डिज़ाइन डिमांड
अब ये कहता है कि जो टोटल डिज़ाइन डिमांड है, टोटल डिज़ाइन ड्राफ्ट बोलो, ड्राफ्ट का मतलब वही होता है डिमांड, तो ये कितनी होनी चाहिए, लगभग 335 एलपीसीडी। अब आप सोच रहे होंगे सर कभी तो लिखवा रहे हैं कि अपन 135, कभी 200, कभी 225, और रेंज बता दी 135, 235, 335 क्या है? अरे भाई 335 जो है हमारी वो सिटी के लिए है, कंप्लीट सिटी के लिए है। तो सिटी के अंदर डोमेस्टिक अलग यूज कर रहे थे हम, फायर के लिए अलग। तो जो हमने 6 क्वांटिटीज हमने यूज करी है ना, आपने देखा 6, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल के बाद में कौन सा, फायर हुआ, वाटर लॉसेज और थेफ्ट डिमांड, पब्लिक यूजेज। तो उन सभी का जो योग आता है वो मैक्सिमम हमारा इतना एलपीसीडी बैठना चाहिए, इससे ज़्यादा के लिए हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं, वो चीज़ है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल डिज़ाइन ड्राफ्ट पूछता है तो 135, डोमेस्टिक पूछता है तो 135 और टोटल पूछता है तो 335। ठीक है ना, ये अपनी बातें थी। अब अपन बात करते हैं भाई क्या, डिज़ाइन पीरियड एंड डिज़ाइन डिमांड के बारे में। मैं इसे मिटाता हूँ। डिज़ाइन पीरियड एंड डिज़ाइन डिमांड। तो मैं यहाँ पर तो लिखता हूँ चीज़ों के बारे में। डैम, डैम से हमारा पाइप बन गया, वो किस में गया, पंप हाउस, पंप एंड पंप हाउस, पंप एंड पंप हाउस। ठीक, और पंप हाउस से पानी वही फर्स्ट टाइप के पाइप के थ्रू जाएगा हमारे किस में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू फिर किस में जाएगा हमारे, ये वही पाइप फर्स्ट की कैटेगरी से जाएगा, ये किस में, सर्विस रिजर्वायर में। और फिर इसके बाद पानी जो है वो कंप्लीट हमारा कहाँ पर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, बात आ रही है कि भाई हम किस तरह से याद रखेंगे, उसके लिए मैं ये फ्लो चार्ट बना रहा हूं जिससे हम इजीली याद कर सकें कि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को कितने साल के लिए डिजाइन करते हैं और कौन सी डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। कौन सी डिमांड का मतलब क्या है कि हम उसको मैक्सिमम डेली के लिए कर रहे हैं, या फिर हम मैक्सिमम आर्ली के लिए कर रहे हैं, या फिर हम एवरेज डेली के लिए कर रहे हैं, किसके लिए हम डिजाइन करें। तो दोनों चीजों को मैं पैरेलल में आपको याद करना बता रहा हूं, किस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी कहां से आएगा। अगर आप किसी भी उसको सप्लाई कर रहे हो तो मैं डैम लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि बाकी सोर्सेज तो क्या है हमारे, इजीली हम उनको याद कर सकते हैं। अगर हम डैम के थ्रू पानी ले रहे हैं तो डैम कोई स्टोरेज थोड़ी है, डैम के पीछे होगा स्टोरेज। ठीक है ना, तो भाई यहां पर हमने डैम बनाया, उसके पीछे पानी होगा। उस पानी को आप किस तरह से, क्या प्रोसेस होगा, उस पानी को आप यूज कर रहे हो किसी न किसी पाइप के थ्रू। तो किसी पाइप से आप डैम के पीछे से पानी को ले रहे हो और उस पानी को आप कहां पर, उस पानी को आप कहां पर भेज रहे हो, ये हमारा डैम है, ये हमारा रिजर्वायर है। वहां से पानी को खींच रहे हैं, इनटेक मतलब इनटेक जो हमारे टैंक्स होते हैं वहां पर अपन ले रहे हैं, वहां से पानी को पंप करके हम आगे भेजेंगे। क्लियर है भाई। तो हमारा ये डैम था, डैम से पानी आगे गया किसी पाइप के थ्रू। ये मैंने पाइप 1 लिख रखा है। पाइप 1 का मतलब क्या है, 2 तरह के पाइप होंगे। एक तो हमारे नॉर्मल पाइप जिनका काम क्या है, केवल पानी को खींच करके ला रहे हैं, कहां तक, टंकी तक पहुंचा रहे हैं, जो ऊंची टंकी बनती है वहां तक पहुंचाने का काम है, उनको ज्यादा मतलब नहीं है प्रेशर व्रेशर से इतना। लेकिन वहां टंकी के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम जनता को पानी देंगे, उन पाइपों का एक अलग ही प्रिंसिपल है। वो उनको हम प्रॉपर्ली डिजाइन दोनों को ही करेंगे, उनको प्रेशर के लिए अधिक डिजाइन करेंगे। तो ये तो हमारे हो गए पाइप फर्स्ट काइंड के पाइप, इसको मैंने P1 लिख रहा हूं। उसके बाद में ये कौन से होंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पाइप सेकंड होंगे। तो आपने ये पाइप हो गया, उस पाइप के थ्रू कहां पर आएगा पानी, हमारा पंप या फिर पंप हाउस में आएगा।
ठीक है ना। और पंप हाउस के बाद में फिर पानी कहाँ पर जाएगा भाई, आपने क्या किया, डैम था, डैम से पीछे से आपने पानी को खींच लिया, पंप हाउस में ले आए, पंप हाउस से आप पंप करके आगे भेज रहे हो किसमें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। पानी अपना साफ भी तो हो गया, प्योर पानी बनाएंगे, उसको अपन इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे, इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, फिर पानी सीधा कहाँ जाएगा, अपना सीधा पानी जाएगा किसमें, सर्विस रिजर्वायर के अंदर। यहाँ पर भी हमारा पंप हाउस लगता है छोटा, उसकी भी सेम चीज़ है, इसलिए मैंने 2 बार नहीं लिखा। यहाँ पर भी पंप हाउस लगेगा भाई, इसके बाद में पंप हाउस के बाद में फिर हमारा पानी किस में जाएगा, सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, ये वो हमारे रिजर्वायर होते हैं जिनके द्वारा अपन पब्लिक को पानी भेजते हैं। जैसे ऊंची टंकियां होती हैं जिन पर लोग बाग चढ़ जाते हैं, ठीक है, धरना वरना देते हैं, तो वो टंकियां क्या होती है, हमारी सर्विस रिजर्वायर। ये 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारी ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर, OHSR, ऊंची टंकियां। एक होती है जो जमीन पर बनती है, उनको बोलते हैं GLR, ग्राउंड लेवल रिजर्वायर। एक बनती हैं जो जमीन के अंदर भी रहती हैं, थोड़ा बहुत बाहर भी बनाते हैं, उनको बोलते हैं क्लियर वाटर रिजर्वायर। तो ये तीनों होते क्या हैं, हमारे सर्विस रिजर्वायर। कुछ पहाड़ों पर भी बनाते हैं, उनको बोलते हैं GLSR, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर, या फिर हिलॉक। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे रिजर्वायर, सारे ही रिजर्वायर होते हैं। टंकियां हैं, आप तो मोटा मोटा ये याद रखिए। टंकियों के बाद में फिर क्या है, जैसे यहाँ पर टंकी बनी हुई है, वहां से फिर हम पाइपलाइन का नेटवर्क बना करके जिस भी कॉलोनी में, जिस भी सिटी में पानी पहुंचाना है, वहां उस टंकी के थ्रू पानी पहुंचाते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनको हम किस किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करेंगे और कौन कौन से के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ ऊपर जो आएगा वो तो आएगा क्या, डिज़ाइन पीरियड को तो मैं दिखा रहा हूँ ऊपर, और डिज़ाइन डिमांड को दिखा रहा हूँ मैं नीचे, जिससे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मुझे सीक्वेंस याद हो चुका है कि भाई डैम से पानी आएगा इनटेक में, वहाँ से पानी को पंप करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिर पानी को आगे भेजेंगे, बीच में पंप हाउस लगेगा, उसके बाद कहाँ पर भेजेंगे हम, सर्विस रिजर्वायर में भेजेंगे। और सर्विस रिजर्वायर के बाद में यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ इसको इस तरह से, इसका मतलब आप समझ जाना, PH लिख रहा है पंप हाउस सर्विस रिजर्वायर में। सर्विस रिजर्वायर से पानी किस में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब देखो भाई, तो डिज़ाइन पीरियड की बात करूँ, डैम को डिजाइन करते हैं अपन 50 साल के लिए, पाइप फर्स्ट को करते हैं अपन 30 साल के लिए, पंप एंड पंप हाउस, पंप की बात करूं तो 15 साल, और पंप हाउस की बात करूं तो 30 साल। ये वाला पाइप भी 30 साल के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 15 साल के लिए, पंप हाउस हुआ ये तो सेम ही हो जाएगा। सर्विस रिजर्वायर की बात करता हूं तो 15 साल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करता हूं तो 30 साल के लिए। और अगर मैं डिज़ाइन डिमांड की बात करता हूं तो डैम को तो हम करते ही नहीं है, बाकी पंप हाउस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ से अगर हम करते हैं तो QD मैक्स के लिए करते हैं। सर्विस रिजर्वायर को किसके लिए करेंगे, पंप हाउस को भी QD मैक्स के लिए डिज़ाइन करते हैं। सर्विस रिजर्वायर की बात करूं तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं 3 चीज़ों के लिए। कौन कौन सी चीज़ होती हैं वो, एक तो होती है हमारी ऑर्ली फ्लक्चुएशन, और इमरजेंसी स्टोरेज और बैलेंसिंग, इन 3 चीज़ों के लिए डिज़ाइन करते हैं। और इसको किसके लिए करते हैं डिज़ाइन, इसको करते हैं अपन किसके लिए डिज़ाइन, QH मैक्स और QD मैक्स प्लस में फायर डिमांड। देखो इनको याद रखना भी सिखाऊंगा मैं आपको अभी। इसका हम डिजाइन किस, देखो डैम को कितने साल के लिए, 50 साल के लिए करेंगे, ठीक है ना। पाइप फर्स्ट जो है डैम से जो पंप हाउस तक जा रहा है उसको भी 30 साल के लिए डिजाइन करेंगे। पंप और पंप हाउस की बात करें तो पंप को तो करेंगे 15 साल के लिए, एंड 30 का मतलब किसके लिए, पंप हाउस के लिए 30 साल के लिए करेंगे। ये पाइप फर्स्ट वही 30 साल के लिए। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो वाटर ट्रीटमेंट, इसको चाहे पाइप फर्स्ट को आप ऐसे मिटाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को 15 साल के लिए करेंगे। लेकिन कितने उसके लिए करेंगे हम इसको डिज़ाइन,
मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। डिमांड की बात करें तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए कितने सालों के लिए? 15 साल के लिए। इसको भी मैक्सिमम डेली के लिए करते हैं, लेकिन 15 और 30 के लिए। सर्विस रिजर्वायर की बात करते हैं तो इसको 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन किस डिमांड के लिए? एवरेज एनुअल डिमांड के लिए, मैक्सिमम आवर्ली के लिए, मैक्सिमम डेली के लिए। किसके लिए? इसको 3 चीजें देखी जाती हैं। आवर्ली फ्लक्चुएशन, हर घंटे में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। दूसरा इमरजेंसी स्टोरेज। इमरजेंसी स्टोरेज मतलब क्या है? किसी दिन अगर हमारा जो पानी है यहाँ से नहीं आ पा रहा है तो कम से कम इतना पानी मैं एक दिन का स्टोर कर सकूँ इसके अंदर कि अगले दिन की मैं पूर्ति कर सकता हूँ, तो वो होता है इमरजेंसी स्टोरेज। एक बैलेंसिंग स्टोरेज होता है। तो बैलेंसिंग स्टोरेज क्या होता है भाई? मान लो पानी ज़्यादा आ गया तो पानी तो ओवरफ्लो हो जाएगा, हमको वेस्ट थोड़ी करना है, तो उसको भी मुझे मेंटेन रखना है। और दूसरी बात, किसी दिन कमी पड़ गई तो पहले का पानी यूज कर रहे हैं, तो हमको बैलेंस बना के चलना है दोनों चीज, ना तो वेस्ट हो और कमी भी ना पड़े, वो बैलेंस। इन तीनों चीजों को देखते हुए हम इसका डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, और कितने सालों के लिए? 15 साल के लिए करते हैं, ठीक। और बात आती है कुछ किताबों में भाई, स्टैंडर्ड बुक के अंदर किसी में 30 साल भी लिखा हुआ है, लेकिन अपन 15 के लिए ही करते हैं, एक्चुअल में 15 के लिए करते हैं। और जो एसके गर्ग बुक है अपनी, सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है इसके लिए, उसमें भी 15 साल लिखा हुआ है। अपन को कोड भी, GUI भी अपन को क्या बोलता है? 15 ईयर्स। तो आप 15 ईयर्स ही याद रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अपने पाइप ही होते हैं और कुछ नहीं होता, वो भी 30 साल के लिए अपन डिजाइन करते हैं। और अगर बात करें कितनी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है हमारा, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप किस चीज़ के लिए डिजाइन करते हो। तो उसको करते हैं, देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आप QH मैक्स निकालते हो, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड निकालते हो, साथ में आप उसकी मैक्सिमम डेली निकालते हो, और मैक्सिमम डेली में क्या जोड़ोगे? आप फायर डिमांड जोड़ोगे। अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम, उसके लिए अपन डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड जो आई मैक्सिमम डे की, वो तो आई हमारी 30 MLD, मिलियन लीटर पर डे। और ये आई, इन दोनों का योग जो आया हमारा, मान लो ये तो आया हमारा कितना? 25 MLD, प्लस में ये आ गया हमारा 3 MLD, कितना हो गया? 28 MLD। तो हम किसके लिए डिजाइन करेंगे? इन दोनों में से मैक्सिमम 30 MLD, मतलब मैक्सिमम RD के लिए डिजाइन करेंगे। और अगर हमारी ये वाली वैल्यू आती है कितनी? ये तो आ गया 28, 28 और 3 कितना हो गया? 31। तो हम किसके लिए डिजाइन करेंगे? मैक्सिमम डेली प्लस में फायर डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे। और देखो, ये जो टर्म है ना, मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? कभी कोइंसिडेंट इसलिए बोलते हैं इसको, पूरे साल में कोई ऐसा कोइंसिडेंटली ऐसा टाइम होगा कि भाई उसी दिन तो हमको मैक्सिमम पानी चाहिए और उसी दिन आग लग गई। भाई मैक्सिमम डेली डिमांड तो पूरे साल में किसी एक दिन प्राप्त होगी, होली वाले दिन। उस दिन हमको सबसे ज्यादा पानी चाहिए था, तो मैंने पहले से डिजाइन कर रखा था कि मैक्सिमम इतने पानी के लिए मैंने डिजाइन किया है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उसी दिन आग लग गई कोइंसिडेंटली, ठीक। तो आग लग गई तो आपको वो पानी भी चाहिए, तो एक तो आपने मैक्सिमम के लिए तो ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ था, साथ में उस दिन आग और लग गई तो आग के लिए भी डिजाइन करेंगे। तो ये कोइंसिडेंस ही हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये संभव ही नहीं है भाई, कोइंसिडेंट हो सकता है, ठीक है ना, असंभव चीज तो है नहीं है। तो इसलिए हम ये वाली और ये वाली वैल्यू लेते हैं। जनरली तो ये वाली वैल्यू आती है, कॉन्सिडेंटली ये वाली भी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, और इस टर्म को मैं नोट के रूप में लिख दूंगा, ठीक है ना। ये मैं आपको लिख देता हूं नोट के रूप में, क्या कि भाई कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट बोलो, ये थोड़ा ऊपर हो गया, मुझे नीचे लिखना होगा। नोट कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या डिमांड एक ही बात है, बराबर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला नोट, जनरली पूछ रहे थे कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट क्या होता है। मैक्सिमम ऑर्ली ड्राफ्ट होता है, मैक्सिमम ऑर्ली प्लस में फायर डिमांड, एवरेज डेली प्लस फायर, मैक्सिमम डेली प्लस फायर। तो क्या होता है? मैक्सिमम डेली प्लस में फायर डिमांड इज नोन एज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। क्लियर है क्या नहीं? तो हमारे डिजाइन पीरियड्स थे, ये भी हमने लिख लिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देखते हैं। मैं इसे मिटाता हूं भाई, आप इसको उतार लें, मैं इसे मिटाता हूं।
देखो भाई, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है? जनसंख्या पूर्वानुमान। देखो भाई, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से पहला पहला मेथड हमारा कौन सा? अर्थमेटिक इंक्रीजमेंट। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है? कि जनसंख्या का पूर्वानुमान करना। हमें जो है, मैंने देखा कि जो हम डिजाइनिंग करते हैं वो 15 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? तो भाई 15 साल के लिए आप डिजाइन करोगे तो आज की तो पॉपुलेशन हमारे पास 100 है ना, और एक आदमी 135 लीटर पानी यूज कर रहा है, हमने देख लिया। तो 135 गुणा ये किया मैंने, तो कितना आ गया मेरा? ये तो टोटल 13,500 आ गया। अगर 1000 आदमी मानते हैं तो 1,35,000 आ गया। तो 1,35,000 लीटर पानी मुझे डेली का चाहिए। लेकिन तो आज के अकॉर्डिंग है ना, आज से 15 साल बाद क्या इतनी ही पॉपुलेशन होगी? नहीं। अगर मैंने आज के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर दिया तो टंकी का साइज भी ऐसे ही आएगा ना, इतना साइज आया टंकी का, ठीक है क्या नहीं? लेकिन क्या ये सही है? क्या नहीं। 15 साल के लिए करना है तो 15 साल बाद मान लीजिए हमारी पॉपुलेशन हो गई 10,000। तो हमारा ये कितना हो गया? 13,50,000। तो 13,50,000 लीटर पानी आपको डेली भेजना है। तो 13,50,000 का आपको क्या बनाना पड़ेगा? ये टंकी। तो टंकी कैसी बनेगी अपनी? बड़ी बनेगी। तो हम फ्यूचर के लिए डिजाइन करेंगे 15 साल बाद के लिए। और सही बात है, टंकी डेली थोड़ी बन रही है। फिलहाल जितना पानी चाहिए उतना पानी भेजेंगे, 15 साल के अनुसार हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे मोटा काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम यही है, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना, पॉपुलेशन को पूर्वानुमान निकालना कि 15 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। अब भाई कोई ऐसा कोई वो तो बैठा नहीं है अंतर्यामी की भाई बैठ करके 15 साल बाद इतनी हो जाएगी। हम क्या है, कुछ हमारे मेथड से उनका यूज करते हैं। उन सभी मेथड को तो हम देखेंगे नहीं, सारे अपने एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे पहला तो जो क्या है, क्योंकि देखो अपना जो मेन मकसद है वो केवल क्या है? इफेक्टिव स्टडी करना। इफेक्टिव स्टडी यही होती है कि हम कॉम्पैक्ट पढ़ें मैटर को और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, सिलेक्शन ला सकें अपना, ठीक है ना? अपन को भाई कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। और भैया जिनको साइंटिस्ट बनना है वो मेरे लेक्चर्स देख ही नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है उसके लिए तो बहुत हाई लेवल का पढ़ना है अपन को। तो अपन केवल जेएन बनना है, उस लेवल का अपन देखते हैं। तो अपन को क्या है, बिल्कुल कॉम्प्लीट। तो मैं केवल आपको वही मेथड्स बताऊंगा जो अपने एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला मेथड हमारा कौन सा? वो है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या है? इस मेथड में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है ना, पॉपुलेशन बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी? हमारी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। 10% फिक्स मान लिया हमने, तो 15 साल तक हर साल 10%, 10%, 10% ऐसे जुड़ती चल जाएगी। तो इस साल मान लीजिए 100 थी पॉपुलेशन, अगले साल 110, उससे अगले साल 120, फिर 130। 10% मान रहे हैं ना, 100 का 10% 110 हो गया। तो हर साल 10 10 10 हमने फिक्स मान ली। लेकिन ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो ये जो मेथड था हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, तो इसमें पॉपुलेशन को अपन क्या है, कांस्टेंट मानते हैं। तो जो हमारी पॉपुलेशन कैलकुलेट होकर के आती है उसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है। कम आती है तो फिर ये हमारी किस सिटी के लिए अच्छा होगा? ये हमारी यंग सिटी के लिए अच्छा होगा या फिर ओल्ड सिटी के लिए? अब बात आती है यंग सिटी क्या होती है, ओल्ड सिटी क्या होती है। भैया यंग सिटी वो सिटी है जिसमें अभी घर बनने शुरू हुए हैं, ठीक है, जहां पर बहुत कम एरिया में अभी सिविलाइजेशन हुआ है। धीरे धीरे घर बनेंगे तो क्या होगा, अभी वो फुली डेवलप्ड नहीं है। तो घर अभी जब अपने पास जमीन क्या है, बहुत है, लेकिन घर कम बने हुए, तो ये यंग सिटी। ओल्ड सिटी मतलब बहुत पुरानी सिटी है, शहर पूरा बसा हुआ है, बहुत ही कम जगह है नए घर बनाने के लिए। तो जहां पर जगह ही कम है नए घर बनाने के लिए, तो वहां पर तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। और जो यंग सिटी है वहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी।
तो इस वाले मेथड का यूज हम कहाँ पर करेंगे, जहां पर हमारी पॉपुलेशन कम होगी, जैसे कि ओल्ड सिटीज के अंदर, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड आता है हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, वो जस्ट अपोजिट है। उसमें जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं मानते, रेट इंक्रीज होती है एज पर टाइम, टाइम के साथ साथ दर इंक्रीज होती है, और उसको जो दर को अपन निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग जो अपन वैल्यूज निकालेंगे वो वैल्यू ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू अर्थमेटिक मीन। तो इससे ज्यादा आएगी, इसका मतलब उसका यूज कहां पर करेंगे, हम उसका यूज करेंगे यंग सिटी में, और यही पूछा जाता है। अब मैं आपको इसका अगर न्यूमेरिकल पोर्शन बताऊं तो भैया जो हम पढ़ते थे बचपन में, एक तो हम पढ़ते थे कौन सा, साधारण ब्याज, एक पढ़ते थे हम चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते थे कि ये हमारा मूलधन था, ठीक है, 1 + r की होल पावर n, एक तो क्या था हमारा P0 प्लस में n इंटू एक्स बार, ऐसे ही करते थे हम, ठीक है ना। और एक हम क्या करते थे, P बराबर P0 1 + r/100 की होल पावर n, दो तरीके से करते थे। ये तो क्या था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा मूलधन था, ये मिश्र धन है। तो मूलधन प्लस में नंबर ऑफ ईयर कितने साल बाद देखना है और एवरेज कितना बढ़ रहा है हर साल, ऐसे ही करते थे हम। जैसे मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है या फिर 100 रुपये है, और इंटरेस्ट रेट कितनी है उसकी 10 रुपये है, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए निकालना, 5 के लिए कितना होगा, 10 × 50 और 100 150, 4 के लिए निकालना तो 140 हो गया, ऐसे निकाल देते सिंपल। और ये क्या होता था हमारा, ये होता था हमारा कौन सा वाला, ये चक्रवृद्धि या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें रेट के ऊपर रेट, मतलब क्या होता था भाई, पहले साल कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, 10% के अनुसार 110। अब दूसरे साल जब आप देखोगे ना तो 110 के ऊपर आप 10% लोगे, 110 का 10% मतलब कितना आ गया, ये 121। यहां से कितना आ रहा है, 120 आ रहा है 2 साल के लिए। तीसरी साल आप किसका लोगे, इसका लोगे 10%। चौथी साल तो जो चीज़ आती चली जाएगी उसके ऊपर आप निकालते जाओगे, तो इसके कारण क्या आएगी, वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली ज़्यादा। इसलिए हम, और इस तरह से बस यही सेम फॉर्मूले हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इन दोनों का यूज़ करते हैं ये। और भी होता है हमारे मेथड, जैसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ रेट मेथड, और लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ये काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ लॉजिस्टिक कर्व मेथड की, उससे भी सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस कर्व का यूज़ किया जाता है हमारे पॉपुलेशन को निकालने के लिए। ग्राफिकल 3-4 कर्व देगा, ठीक है, तो लॉजिस्टिक कर्व का अपन यूज़ करते हैं बेसिकली। इन सब के बारे में अपन लिखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के बारे में लिखता हूँ। इस मेथड में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट माना जाता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को क्या मानते हैं अपन इसमें, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। जिससे कि प्राप्त हुई पॉपुलेशन सामान्यतः कम होती है, इसलिए इसका यूज ओल्ड सिटीज में किया जाता है जहां पॉपुलेशन बढ़ने की दर कम होती है। कैसे निकालोगे, पी एन बराबर P0 प्लस में n इंटू आर, ठीक। तो यहां पर P0 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट
नॉन ईयर या सेंसस, सेंसस, ठीक। एन क्या है, कितने सालों बाद आपको निकालनी है, नंबर ऑफ ईयर, रेट एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये जो आर की वैल्यू आएगी ना 10% है ना, तो 0.10 ही लिखेंगे अपन ऑब्वियसली, ठीक है ना, कि भाई इतने हर साल कितना बढ़ रहा है उसके अनुसार निकालेंगे अपन। हर साल मान लो भाई 10 पॉपुलेशन बढ़ी तो 10 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। आर का मतलब ये है। आर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दूसरे वाले में भी हमारा सिमिलरिटी हो जाएगी। तो आप इसको उतारो, फिर मैं सेकेंड वाला उतारता हूँ आपको। ये तो फर्स्ट था हमारा, मैं सेकेंड भी उतारता हूँ। तो इसमें देखो काम की चीज़ अपनी क्या थी, ओल्ड सिटीज़, ठीक। सेकेंड हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, या फिर इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। तो इसमें क्या होता है भाई, इस मेथड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कांस्टेंट नहीं माना जाता है, जिससे कि प्राप्त हुई पॉपुलेशन सामान्यतः अधिक होती है। इसलिए इसका यूज यंग सिटीज में किया जाता है, जहां पॉपुलेशन बढ़ने की दर अधिक होती है। कैसे निकालेंगे इस वाले केस में, वही चक्रवर्ती ब्याज P0 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर n। सेम यहां पर हमारे क्या है, यहां पर r का मतलब क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीमेंट। आप P0 का मतलब आप सोच रहे हो P0 का मतलब क्या है, P0 का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए आपको इस तरह से दिया कि ये तो आपको पॉपुलेशन दे दी और ये आपको दे दिया ईयर। 2000 में, फिर 2010 में, 2020 में, 2030 में, ये पॉपुलेशन दे दिया आपको जो भी दे रखी है। ये आपसे पूछा 2030 में, तो यहाँ पर जो आप पॉपुलेशन पुट करोगे ना, ये P0 पिछले वाले में इस दोनों के अंदर ही, तो P0 कौन सा पुट करोगे, जो लास्ट आपको पता है ना 2020 की पता है ना पॉपुलेशन, ये वाली पॉपुलेशन यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है। और उस एन क्या पुट करोगे, इसके बाद में कितने उसका पूछ रहा है। तो देखो ये डिकेड में चल रहा है, डिकेड मतलब दशक, 2000, 2010, 2020, 2030। तो अपन इसमें क्या करेंगे, डिकेड का चल रहा है ये, तो अपन यहाँ पर एक डिकेड हो गया ये। 2030 का पूछ रहा था, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2040 का पूछेगा तो 2 पुट करेंगे। यहाँ पर 20 पुट नहीं करेंगे अपन, मैंने ईयर लिख तो दिया है, ईयर या सेंसस। तो इसका मतलब जब ये डिकेड में चल रहा है तो ये डिकेड होगा ऑटोमेटिकली, अगर ये ईयर की पूछता है तो ईयर होगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है क्या नहीं। तो इस तरह से अपने लास्ट जो हमारा नोन है ना, जो हमको लास्ट वाला वैल्यू पता है, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है P0 के रूप में, ठीक है ना। तो हमारे दो थे और भी हैं, बाकी वो इतने काम के नहीं है। एक लॉजिस्टिक कर्व का जरूर है, उसको मैं लिख देता हूं, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसमें क्या है, पॉपुलेशन ज्ञात करने के लिए एक कर्व का यूज किया जाता है जिसे लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। इस कर्व के मैथमेटिकल
सॉल्यूशन द्वारा मैथमेटिकल सॉल्यूशन द्वारा पॉपुलेशन ज्ञात होती है। क्लियर है भाई? तो ये अपना क्या है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई किस कर्व के द्वारा आप पॉपुलेशन ग्रोथ को ज्ञात करते हो, तो वो क्या है हमारी, वो है लॉजिस्टिक कर्व। 3-4 कर्व मिलेंगे, एनालिटिकल कर्व, एस कर्व, तो ये कौन सी होती है हमारी, लॉजिस्टिक कर्व होती है, इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। लॉजिस्टिक कर्व के आधार पे, कर्व तो ग्राफ हो गया ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, उस कर्व के आधार पे अपन क्या बनाते हैं, उसका मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला बनाते हैं, उस फॉर्मूले के आधार पर अपन क्या निकालते हैं, पॉपुलेशन को। वही लिखा है, और भी होते हैं, बाकी वो मेथड्स हमारे काम के नहीं है क्योंकि वो सारे कन्वेंशनल पार्ट के हैं। तो ये जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो यूनिट रहेगी हमारी वो रहेगी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ना लास्ट में, उस सिस्टम में जो भी चीज़ों का हम काम में लेते हैं, जैसे पाइप हुआ तो कितने प्रकार के पाइप होते हैं, वाल्व लेंगे हम, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा कैसा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारी सेकंड यूनिट रहेगी, उसमें उसको कंप्लीट को हम देखेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।